के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे CGSI का जो पेपर प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका सिलेबस भी हम इसमें चर्चा करेंगे, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं उन सभी चीज़ों को भी इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कटअप क्या हो सकता है इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए, काफ़ी आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि CGSI का जो अभी वर्तमान समय में सिलेबस आया है उसका नए तरीके से निर्धारण हुआ है और आने वाले समय में इसके काफ़ी अधिक संख्या में पोस्ट आने वाले हैं। तो काफ़ी आप लोग के लिए अच्छा अवसर है कि इस समय जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण समय है उसकी तैयारी में आप लगाइए। निश्चित रूप से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइनिंग कीजिए और प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चनों को देखिए कि किस प्रकार और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से अपने तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जिसके अंतर्गत 62 64 11 96 84 में पेड टेस्ट ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें CGSI के संबंधित जितने भी टॉपिक और सिलेबस है उन टॉपिक वाइज सिलेबस के आधार पर उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप उसमें देख सकते हैं कि कितना अंक हम अर्जित कर पा रहे हैं और किस में हम कमज़ोर है या वीक पर्सन है, उन सभी चीज़ों को आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही PSC मंडी निरीक्षक SCF और CGPSC प्री 2022 के लिए भी टेस्ट सीरीज संचालित किए जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से यदि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो 62 64 11 96 84 पर आप व्हाट्सएप करें, यस टाइप करें, आपको वहां पर निर्देश दिए जाएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। फुल गाइडेंस होगा, PDF भी प्राप्त होगा, पुस्तक की भी PDF आपको दिए जाएंगे, टॉपिक्स सभी दिए जाएंगे और सभी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मंथली केवल इसका 100 रुपये फ्री है, मंथली आपका 100 रुपये चार्ज किया जाएगा और पूरे गाइडेंस के साथ आपको एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। चलिए हम बात करते हैं कि इस प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हमें इसमें रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि उत्तर अंकित करने का इसमें समय जो होता है वह 2 घंटे होता है। अधिकतम संख्या इसमें जो है अधिकतम अंकों की संख्या जो मैक्सिमम मार्क है वह 300 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 3 अंकों का होता है, जैसे कि 100 प्रश्न दिए जाते हैं। सभी प्रश्नों को अनिवार्य हल करना होता है, प्रश्नों को उत्तर दी गई आंसर शीट का अंकित करना होता है। गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है प्रीवियस सीरीज में बताया गया था। ठीक है, यह प्रीवियस सीरीज का क्वेश्चन है, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तभी हम इसको मानकर नहीं चल रहे हैं कि इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक मूल्यांकन मानकर चलना है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से हम कवर करना है। तो छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिससे बहुत अधिक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के सिलेबस से, छत्तीसगढ़ के GK से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको बात करें साइंस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट से भी 12 क्वेश्चन है। देखिए 14 क्वेश्चन साइंस से, करंट से, विविध से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन है, मैथ से आपके 8 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ में जिनका अच्छा नहीं बनता होगा उनके लिए काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि अवसर है, उनके लिए आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि 8 और 5 नंबर का मात्र मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है, पुरस्कार से 3 नंबर का क्वेश्चन, खेल से लगभग आपका देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें आप अराउंड मान सकते हैं 15 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। खेल से संबंधित क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से 7 8 है, इकोनॉमिक्स से 6 7 है और साइंस से आपके 8 साइंस नहीं सोशल से, सोशल साइंस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लगभग 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यह अपने रणनीति को बना लेना है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। हमने इस पेपर को एनालिसिस किया है, इसके आधार पर केस स्टडी के आधार पर यह बताया जा रहा है आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। एक रणनीति के अनुसार आप तैयारी करते हैं और निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आप देखते हैं और सिलेबस क्या है उसके आधार पर ये चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता की मंजिल के करीब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस एक होता है हमें रास्ता दिखाने का कार्य करता है, पढ़ना तो स्वयं की होता है, गुरु जो होता है वह रास्ता दिखा सकता है, और इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आपका मंजिल है। जैसे कि हम सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ मॉक टेस्ट देंगे, जिसके आधार पर यह निर्धारण कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है और किस जो है सब्जेक्ट में हमारा वीक पोर्शन है उसको हम अच्छे से कर पाएँ। इस स्थिति में हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ये देखिए आपको संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता जो दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यालय जो क्या है रिक्त हो तो उसके द्वारा क्या है उसके स्थानांतरण किस पर किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसका कार्य का क्या है स्थानापन्न किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें शामिल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निकोटीन शामिल होता है इसलिए हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कच्चे तेल में गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक आसवन के द्वारा। ठीक है, कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, भिन्नात्मक आसवन। बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं। देखिए 600 के यहाँ पर लिखा है 3/4 भाग का 60% क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इसका हल करने के लिए आपको बताना है 600 का पहले आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर का मतलब यहाँ पर आप लोग बोर्ड मास का जो रूल आप लोग पढ़े होंगे इसके आधार पर यहाँ पर का जो होता है ओफ का इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने किया हुआ है। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 150 चौका जो है 600 आएगा और 150 दिया जो है 450 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया फिर यहाँ पर का है, का मतलब गुणा करेंगे और 60 यहाँ पर दिया है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से भाग दे देना। किसी भी चीज़ों में परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। यह क्या है, परसेंट बराबर। आप लोग जानते होंगे कि परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो परसेंट क्या है, हट जाता है। और किसी संख्या में अगर परसेंट लगाना है तो 100 से हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 60% है, 60 यहाँ पर ऊपर लिखे। ठीक है, नीचे हमने 100 से क्या किया, इसका भाग किया। तो इस प्रकार से 2 0 कट गया और 45 छक्का यहाँ पर 270 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से बना सकते हैं और अच्छा मार्क अर्जित कर सकते हैं। इसमें कटअप जाएगा, बहुत ही अच्छा अवसर है। इस बार क्या है कि 20 गुना आपको चयनित करना है। तो प्री मान लीजिए एकदम क्वालिफाई अधिक लोगों को होगा, लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों का प्री होगा। मेंस का आपको तैयारी करना है। इसके साथ ही मेंस में जो इसका सिलेबस है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको जुड़िएगा ताकि आपको निश्चित रूप से आने वाले समय पर वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो हमें मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, ये तो आपका आराम से निकल जाएगा, इतना मानकर चलते हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो आप जानते हैं कि समीकरण आपको बताना है कि सी यानी कि चोर है 8 किलोमीटर है उसकी रफ्तार और पुलिस की कितनी है 10 किलोमीटर रफ्तार है। लेकिन जो है अभी चोर क्या है 100 मीटर आगे दौड़ रहा है, तो कब जाकर उसको पकड़ लेगा, ऐसी बात कहा जा रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे तो अंतर यहाँ पर 2 किलोमीटर का है। तो इसी अंतर को हमें क्या करना है, निकालना है। जबकि आप सभी लोग जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल की का अंतर कितना है, चाल का अंतर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर हमने लिखा है चाल बराबर 4 की जगह पर 2, यानी कि 2 का अंतर पाया जा रहा है क्योंकि 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का अंतर 2 है। तो इस प्रकार से 2 यहाँ पर किया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि चोर से आगे कितने हैं 100 मीटर यहाँ पर दिया गया है। इसको हमने क्या है दूरी कितनी है 100 मीटर आगे भाग रहा है चोर, तो पुलिस को पहुँचने के लिए दूरी हमने लिखी है 100 मीटर और यहाँ पर हमें टाइम ढूंढना है कि कितने टाइम में क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। टी को यहाँ से इधर पक्षांतर किया और 2 को यहाँ नीचे किया तो 2 हो गया। अब देखिए ये 100 मीटर है, यह मीटर में है और ये 2 क्या है किलोमीटर में है। तो यहाँ पर देखिए जो मात्रा होती है सेम मात्रा होनी चाहिए, जो है सेम परिमाण होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए मीटर दिया हुआ है, तो इसे भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 2 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है 5/18 से भाग देते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से हम भाग देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से हमने इसे क्या किया, इंटू किया, भाग नहीं इंटू किया। ठीक है, इस प्रकार से 2 दोनों में 18 हो गया, 9 यहाँ पर आया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 चला जाएगा ऊपर, 100 × 9/5 हो जाएगा। 5 से 1 × 5 20 × 5 100 20 9 180 सेकेंड हो गया। और सेकेंड को हम मिनट में बदलना है तो 60 से हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर 6 × 18 यानी कि 3 मिनट का समय लगेगा। यानी 3 मिनट के बाद वो क्या है पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मच्छर से मलेरिया होता है, उसी प्रकार से कुत्ता से क्या होता है, कुत्ता से रेबीज नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर रीजनिंग को पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पर 8 5 13 है, 13 7 20 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जो है विषम संख्या चल रही है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या है, इस प्रकार से 13। तो यहाँ पर देखिए 20 के बाद 9, यहाँ 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 29 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 4 3 5 कितना, अ का औसत 6 है तो अ का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की क्या होती है, संख्या, आंकड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर औसत कितना है 6 दिया गया है, तो औसत की जगह पर हमने क्या कर दिया 6 पुट किया। इसके बाद हमने क्या किया है, इसको सबको जोड़ना है, 4 2 6 6 6 और
3 9 9 5 कितना होता है 14, 14 6 20, 20 और 9 29, 29 और 7 कितना होता है 36, और यहाँ पर अ है तो इसको हमने अ यहाँ पर लिख दिया 36 प्लस अ, और इन दोनों का संख्या को जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 हमने लिख दिया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको पक्षांतर किया तो 8 6 48 हो गया, 36 यहाँ पर हो गया, और यहाँ देखिए अ इस प्रकार रहेगा और ये 36 आएगा तो इधर माइनस में होगा, तो 48 में से 36 गया तो कितना बचा 12। इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा 12 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु यहाँ पर बताया गया है। 10 व्यक्तियों का औसत आयु 32 वर्ष है। 10 व्यक्ति का औसत आयु, तो औसत आयु को ज्ञात करना है, 10 व्यक्ति का हमने इंटू प्लाई, ठीक है, क्या होता है मल्टीपल किया, इंटू किया तो इसका आ जाएगा 320, और यहाँ पर फिर बताता है उसके बाद कि प्रशिक्षण की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 34 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षक की आयु को पूछा गया है, तो फिर यहाँ पर 34 और यहाँ 10 एक जुड़ जाता है तो क्या है 11 हो जाता है, तो इसका 374 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से एक को अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 54 वर्ष आ जाएगा, यानी कि प्रशिक्षक की आयु जो है वह कितना है 54 वर्ष है। याद रखेंगे प्रशिक्षक की आयु कितनी है 54 वर्ष है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी का 25%, आप लोग जानते हो किसी का 25% इंटू 25 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से काटेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसका 20 है यानी कि 20 क्या करता है उसका जो है इक्वल टू में बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 को 40 जो है x बराबर क्या होता है 20 को 80 हो जाएगा। अब देखिए इस 80 का उस अंक का 40% कितना होगा, फिर इसका भी 40% याद करना है, तो 40 बटे क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। 100 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 0 80 और 8 चौको कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है और उसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है। वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होगी। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले आपको डायग्राम बनाना है इस प्रकार से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इधर पूर्व दिशा है, इधर आपका पश्चिम दिशा है, इधर ऊपर सबसे ऊपर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। क्वेश्चन क्या क्या है, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। यहाँ पर जो है लड़की क्या है खड़ी है, ठीक है, ठीक है, गर्ल खड़ी है। इसके बाद क्या करता है, वह घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है। 60 डिग्री मुड़ती है। घड़ी की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज जैसे है। घड़ी की दिशा कैसी चलती है, ऐसे 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 घड़ी की दिशा है जो है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ से क्या हो गया 60 डिग्री मुड़ गई। 60 डिग्री मुड़ गई तो लगभग यहाँ पर मान लीजिए आ जाती है, ठीक है, 60 डिग्री मुड़ गई। इसके बाद बताया गया कि घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर पहुंची है। इसके बाद बोलती है कि उल्टी दिशा मतलब फिर यहाँ से चलना प्रारंभ की। तो फिर यहाँ से जो है यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर यहाँ से चलना क्या प्रारंभ की है 100 डिग्री। यहाँ पर 60 फिर आ गया। अब देखिए 60 पर पहुंचने के बाद 100 डिग्री बोल रहा है तो और 40 डिग्री यहाँ पर चलेगा। 40 डिग्री चला तो यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर देखिए दक्षिण है और यहाँ पर पूर्व है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दक्षिण पूर्व। ए नंबर राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको याद करना होता है। देखिए पहले 50 नेचुरल नंबर का आपका योग ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसका एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है कि किसी भी संख्या के पहले से अगर नेचुरल नंबर अगर ज्ञात करना है, वह क्रमबद्ध रूप में है, तो उसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/n होता है। जैसा कि n यहाँ पर जो है अंतिम संख्या क्या है 50 नंबर है, तो 50 ब्रैकेट के अंदर 50 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की संख्या कितनी होगी आपकी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, फॉर्मूला में आपको याद रखिएगा यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 से 51 में गुणा करेंगे तो 1275। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा। 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है तथा 3 टेबल या 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है, तो 1 टेबल का मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 टेबल है, 30 प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से अच्छे से 2 टेबल का रहा है तो 2 लिख दिए, और टेबल को हमने x मान लिया और कुर्सी को हमने y मान लिया। x और y मान के बनाएंगे, काफ़ी आसानी तरीके से बनता है। चलिए x मान लिए। इसके बाद क्या करता है 3 कुर्सी का यहाँ पर 3y हमने लिख दिया और बराबर में क्या है 3500 हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 3 टेबल और 2 कुर्सी, तो 3 यहाँ पर क्या है टेबल है 3x हो जाएगा, पर यहाँ क्या है 2 कुर्सी है, तो यहाँ पर 2 y हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है 4000 उसका मूल्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। टेबल का मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। टेबल का मूल्य हमको क्या किसका मूल्य ज्ञात करना है, टेबल यहाँ पर क्या है x है, तो हमें x का मान क्या है यहाँ से ज्ञात करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 2 को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप लोग जानते होंगे कि इस प्रकार को समीकरण करने के लिए हमें किसी भी y को क्या है नष्ट करना पड़ेगा, y को क्या है समाप्त करना पड़ेगा। तो y को देखिए यहाँ पर क्या है अलग अलग है, तो किससे इसमें क्या करें गुणा करें कि यह खत्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम 2 से अगर हम इसमें क्या करें 2 से
गुणा करें, यानी कि 3 दूना 6y हो जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे में हम किससे गुणा करें, 3 से गुणा करें तो यहाँ भी 6y हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगर इसको घटाएंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 2 से और दूसरा में क्या है 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 x हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6y हो जाएगा। और यहाँ पर इधर भी गुणा करना है तो 35 दूना कितना हो जाएगा 7000 होगा। कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 गुना क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, और यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12,000 हो जाएगा। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4x में से माइनस 9x घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 5x आएगा। ठीक है, 5x आएगा। इसके बाद देखिए 6y में से माइनस 6y गया तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 12,000 में से 7,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12,000 में से 7,000 घटेगा तो 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इधर चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5,000/5 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिनों में दोगुना कार्य पूर्ण कर लेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ्स का होता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स का बनता नहीं, पर आपको मैथ्स को अच्छे से पढ़ना होता है कि कह क्या रहा है, इसमें देखना होता है कि कह क्या रहा है और किस फार्मूला के अंतर्गत बनेगा। कुछ फार्मूले हमें याद करने होते हैं, जैसे कि इसको याद करने के लिए आपको आपने पढ़ा होगा जब जो कार्य से संबंधित जो एक चैप्टर होता है उसमें क्या होता है, कार्य बटे कथन और कार्य बटे कथन का फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है एक कार्य है, पहला कार्य को हमने लिखा कि 12 × 7, यहाँ पर 12 मशीन है 7 घंटे में और 18 दिवस में पूरा करता है, इसका हो गया। इसके बाद देखिए हम याद करेंगे दूसरा जो है यहाँ पर दिया है कि 16 मशीन है। यहाँ देखिए कोई बताया गया है कि यहाँ पर 12 मशीन है, ठीक है, 12 मशीन 7 घंटे 18 दिवस में कार्य पूर्णते हैं, तो 16 मशीन है और 9 घंटे है तो कितनों दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पर डे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 × 7 × 18 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा दो जो लोग हैं उसके द्वारा 16, यहाँ पर 16 मशीन है 9 घंटे हैं, किंतु यहाँ पर क्या है हमें डे ज्ञात करना है, जो कि डे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं दोनों को समीकरणों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ये देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 9 क्या हो जाएगा 72। यहाँ पर देखिए तिरक गुणा होगा, ठीक है, इसको ये देखिए बराबर के अंतर्गत है, तिरक गुणा हुआ तो 8 चौको कितना हो जाएगा 72। तो ये देखिए 72 ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं 72 बाई क्या हो जाएगा 12 × 7 × क्या हो जाएगा 18। अब देखिए 18 चौक क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3, इस प्रकार से 7 तिहाई 21। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि 4 वर्ष पूर्व अ और ब के औसत आयु 18 वर्ष थी और वर्तमान में अ और ब और स की औसत आयु 24 वर्ष है, तो स की औसत जो है 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो इसमें देखिए 4 वर्ष पूर्व कहा गया है। तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए सिखाया जाता है आपको, या ध्यान आपको होगा या याद करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सर्वप्रथम 4 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान का समय हमें ज्ञात करना होता है। तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है दोनों का अ और ब का, तो 4 4 इसका 8 कर देंगे। 4 वर्ष पूर्व जो है उसका 4 था, 4 वर्ष अभी वर्तमान समय में हम लाएंगे तो इसका 4 4 8 हो जाएगा। और इसका देखिए औसत आयु कितना है 18 था, तो इसमें 18 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको सभी को जोड़ देना है, इस प्रकार से 44 आपका क्या हो जाएगा वर्तमान आयु हो जाएगा। अब वर्तमान पर हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्तमान में अ ब स की आयु पूछा गया है, इसलिए 4 वर्ष पूर्व इसमें बताया गया है, तो उससे हम क्या करेंगे वर्तमान लाएंगे। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व और ब के औसत आयु जो है 18 वर्ष है, तो उसको हम 4 वर्ष पूर्व की चीज़ों को भी क्या करना है आपको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर 4 है प्लस 4 है तो 4 वर्ष होगा। उसके बाद यहाँ पर 18 है तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और 8 अगर जोड़ेंगे तो आपको 44 वर्तमान आयु प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए औसत आयु 24 है, अ ब स को यहाँ पर लिख देंगे। अ ब स जो है औसत का आपने फॉर्मूला जानते हैं कि आंकड़ों का जो है संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जो बराबर औसत होता है। तो औसत की जगह पर यहाँ पर हमने 24 लिखा है, आंकड़ों का योग भाई क्या है 3, इसकी क्या है 1 2 3, यहाँ पर 3 आंकड़ा लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से 3 यहाँ पर पक्षांतर होकर इस जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार से अ ब स बराबर क्या हो जाएगा 24 तिया 72 हो जाएगा। जैसे कि अ और ब यहाँ पर का हम जैसे कि अ और ब का योग हमने कितना निकाला है, उसकी वर्तमान आयु 44 है, तो 44 यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे 72 में, तो 72 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। और यहाँ पर फिर पूछा है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, तो 4 वर्ष फिर इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 32 उसका आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 32 होगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संघीय क्षेत्र के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है। संघीय क्षेत्र के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है। अब देखिए इस प्रकार से आपका जो है जीके का पोर्शन स्टार्ट चलता है। तो संघीय क्षेत्र का दिन प्रतिदिन का प्रशासन जो देखता है वह राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस शहर में लगाया था। यह विलोपित क्वेश्चन हुआ था, जब आप सभी लोग जानते होंगे बांग्लादेश के मीरपुर में लगाया गया था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार 1942 को हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था। इंडियन विंग्स फ्रीडम की स्थापना मौलाना आजाद के नाम से किया गया था और उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। 1 किलोबाइट का जो बराबर होता है 1024 के बराबर होता है। ध्वनि सबसे अधिक चलती है ठोस में। ठोस इसमें क्या है तो स्टील है, तो स्टील बराबर ठोस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु विस्फोटक बोल रहा हूँ, परमाणु बिलियन, यहाँ पर बिलियन लिखा है, जिससे फ्यूजन जो है के आधार पर संचालित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी ही होगा। राइट आंसर क्या है, सी है। राइट आंसर आपको सी लगाना है। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु का फ्यूजन पर कार्य करता है, जिससे बिलियन की हम बात करेंगे। और परमाणु विस्फोट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम के साथ एक जो होता है एटम बम, उसके साथ क्या है परमाणु विस्फोट का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया था। तो अबोटाबाद में मारा गया था। एन से टीपीसी का अर्थ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीबीआई का, इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस समय के आधार पर इसमें बताया गया था, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसी भी संस्था से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तो उसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। भारत में गुप्तचर की एजेंसी का आप जानते होंगे कि रो और क्या होता है आईबी है, जिसे हम क्या होता है ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। इसके बाद रो है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत की 2 गुप्तचर संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से गुप्त सूचनाएं एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फेसबुक क्या है। तो सभी लोग जानते होंगे एक किताब है जो मानव चेहरों को पढ़ने में वर्णन करता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक वेबसाइट है, ठीक है, सामाजिक वेबसाइट है। यूसुफ राजा गिलानी किस देश का प्रधानमंत्री थे, तो उस समय आपको याद रखना है पाकिस्तान के थे। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी भी देश राज्य में इस प्रकार की नई चीज़ों का नियुक्ति होती है तो उसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री उस समय थे मुकुल रोहतगी थे। वर्तमान समय में अभी केंद्रीय मंत्री का गठन हुआ है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्रियों का आप निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मैंगो गेट स्कैंडल विवाद क्या था, इसके संबंध में आप क्या जानते हैं। ये उस समय जब एग्जाम हुआ था तो काफ़ी चर्चा में था, पाकिस्तान से था। इसी प्रकार से किसी भी संस्था से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ें चर्चा में होती है तो उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय एंथम गाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 सेकंड में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उस समय थे सुब्बाराव, अभी वर्तमान समय शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समय कौन थे, मोटेंग सिंह अहलूवालिया। अभी वर्तमान समय में नीति आयोग चल रहा है, नीति आयोग के बारे में आप निश्चित रूप से पूछेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन है अभी वर्तमान समय में, उसके सीईओ कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इस प्रकार से पूछा जाता है एनोमीटर जो होता है, इसका जो है एनी आप एनी से आप याद रखेंगे। एनी से जो होता है आपका एनोमीटर हवा की वेग को नापता है। सिस्मोग्राफ से आप याद रखेंगे भूकंप को नापता है। बैरो जो होता है दाब को नापता है और साइक्रो जो होता है वह नमी को नापता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप याद रखेंगे। उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा चिन्ह करता है, तो उत्तर दक्षिण जो है 38 समांतर रेखा। जैसे कि आप भारत में जानते होंगे रेड क्लिप रेखा किसके मध्य है, मैकमोहन रेखा। इसके बाद है डुरंड रेखा। तो रेड क्लिप रेखा क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसी प्रकार से मैकमोहन रेखा चाइना के साथ है और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप याद रखेंगे और जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार की चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया है, देहरादून में स्थित है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बिलासपुर में स्थित है। गोमृदा अभ्यारण्य रायगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। राज्य विधानसभा में विधेयक वित्त की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक होती है, संवैधानिक संस्था का मतलब ऐसी संस्था होती है जो कि संविधान में बिल या जिसे हम एक्ट कहते हैं, एक्ट के द्वारा पास किया जाता है और उसमें 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत से महत्वपूर्ण उसे क्या है संविधान में उल्लेखित किया जाता है और उस एक्ट के माध्यम से उसे स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार के आयोग को हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, जिस
जैसे संविधान में अनुच्छेद दिया गया है, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 हो गया, लोक सेवा आयोग का लगभग 315 है, चुनाव आयोग का 324 है। तो इस प्रकार से संविधान में जो इसका अनुच्छेद दिया गया है और संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और संविधान में एक्ट या बिल के माध्यम से बना है, उसे हम संवैधानिक या संवैधिक कहते हैं। जबकि योजना आयोग जो है यह महत्वपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद की एक बैठक थी। इसी प्रकार से नीति आयोग भी क्या है, एक असंवैधानिक संस्था कह सकते हैं। वह संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि उसे संविधान के द्वारा किसी जो है एक्ट और बिल के माध्यम से पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार की चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का लगभग 26वां ही राज्य था और माना विमानतल रायपुर स्थित है, स्वामी विवेकानंद विमानतल। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। आने वाले समय में नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे जो छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका निश्चित रूप से स्वागत है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। MK नॉलेज टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर आपको जुड़ना है, ठीक है। MK नॉलेज, तो वहां पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, जहां पर आपको समय समय पर PDF और जानकारी करंट अफेयर से संबंधित करंट अफेयर के PDF भी आपको प्राप्त होते हैं। तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।